नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें आज एंशिएंट हिस्ट्री का मैराथन देखेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने? तो ए ऑप्शन है यूनानियों ने, बी में है रोमानियों ने, सी में है चीनियों ने, डी में है अरबों ने। इसका आंसर हो जाएगा अरबों ने। अब इसके बारे में है कि हिंद शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया था, जो किस पुस्तक में था? किताबुल हिंद अलबरूनी की एक पुस्तक थी, उसी में पहली बार जिक्र किया गया था हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए ऑप्शन है लोपामुद्रा, बी में गार्गी, सी में लीलावती, डी में सावित्री। जिसका राइट आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें लोपामुद्रा के अलावा और कौन कौन सी महिलाएं थी? लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, सिकता, विश्वबारा, निबाबारी, ये सब बहुत सारी महिलाएं थी जो वेद मंत्रों की रचना की थी। थर्ड प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो क्या हो जाएगा इसमें कि जैसे विक्रम संवत है, तो विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत को शुरुआत हुई थी 58 ईस्वी पूर्व में। किसने किया था? मालवा के शासक, ए का हो जाएगा यानी 458 ईस्वी पूर्व। इसको शुरू किया था मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा। उसी तरह शक संवत हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी, यानी कि 4 का बी का 3 हो जाएगा। उसी तरह क्या हो जाएगा? गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 320 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त वन द्वारा। उसी तरह कली संवत, कली संवत का हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। ये हो गया आपका 4 3। उसके बाद सी का हो जाएगा 2 और डी का 1। 4 3 2 और 1 किसमें आ जाएगा? 4 3 2 1, यानी 3 का आंसर डी हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और पुरुष क्या बोलते थे? तो स्त्री और पुरुष जो निम्न सामाजिक स्तर के माने जाते थे वो लोग प्रकृत बोलते थे, वहीं जो उच्च सामाजिक स्तर वाले व्यक्ति थे वो संस्कृत बोलते थे, जैसे राजे महाराजे लोग हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति और डी ऑप्शन में है प्रियदर्शी। तो क्या हुआ है अशोक का अपने शिलालेखों में समानता? प्रियदर्शी। इसमें क्या हो जाएगा? और धर्म चक्रवर्ती, धर्मकीर्ति, धर्मदेव ये सब नहीं है, बल्कि क्या है? प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था। ये ऑप्शन है एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, और डी ऑप्शन है काली मिर्च का। क्या आंसर होगा? काली मिर्च का। उसी तरह अगला है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी में है जैन धर्म ने, डी में है लोकायत शाखा ने। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जैन धर्म ने अनुव्रत सिद्धांत दिया था। उसके अलावा इसका और कौन कौन सा सिद्धांत है? जैसे हो जाएगा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य वगैरह था। 8वां प्रश्न है हमारा, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? ए में हो जाएगा ज्ञान, बी में भक्ति, सी में योग, डी में कर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से निम्नलिखित में के साथ दिखाती थी? उसमें कितने हाथ होते थे? तो 8 हाथ, 6 हाथ, 4 हाथ, 2 हाथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 4 हाथ रहता था। उसी तरह अगला है कि प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। उसका क्रम कौन सा होगा? जैसे कि पहले द्वापर होगा कि कृत होगा, त्रेता होगा या कली होगा, इसको अरेंज करना है कृत, द्वापर, त्रेता और कलयुग में। तो सबसे अंतिम में क्या हो जाएगा? सबसे अंतिम में तो हो जाएगा कलयुग, कली वाला। उसके पहले क्या हो जाएगा? द्वापर, उसके पहले त्रेता और उससे पहले कृत, यानी कि कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अगला है कि देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? ये उस समय का करेंट का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर पुरी। अगला है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है?
तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा हो जाएगा? ए में सिंधु है, बी में सतुद्री है, सी में सरस्वती है और डी में गंगा है। इसमें आ जाएगा आपका सबसे ज़्यादा वर्णन किसका हुआ है? तो सिंधु नदी का। उसके बाद किसका है? तो सरस्वती दूसरे नंबर पे आ जाता है सरस्वती। गंगा का जिक्र कितने बार है? 1 बार। यमुना का जिक्र कितने बार है? 3 बार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? पहला है थेरी गाथा, बी में है आचारांग सूत्र, सी में है सूत्र कृतांग, डी में है बृहत कल्प सूत्र। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। ये किसका ये है? ये बौद्ध साहित्य का भाग है थेरी गाथा। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? पहला है तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा में है वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था, तीसरा में है कर्म कांडों की फलता का निषेध, डी में है प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा। अब इसमें बताना है कि जैन और धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो देखिए, जो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था ये तो दोनों में विद्यमान था, कर्मकांडों की फलता का निषेध भी था और प्राणियों का हिंसा का निषेध भी था, यानी 2, 3, 4। लेकिन जो 1 नंबर है कि तप और भोग की अति का परिहार, ये जैन तो था संलेखना विधि वगैरह, लेकिन बौद्ध धर्म जो था अति नहीं करता था, ये हमेशा मध्यम मार्गी पे विश्वास करता था। उसी तरह अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? पहला ऑप्शन है कुल, बी में वंश, सी में कोश, डी में गोत्र। तो कुल, वंश, गोत्र ये सब जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसा है, लेकिन जो कोश है इसका अर्थ होता है खजाना, जो इन लोग से भिन्न है। कुल, वंश, गोत्र ये सब कहीं ना कहीं एक क्रम में है। उसी तरह अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? ए में है सौमिल, बी में है शूद्रक, सी में है शौनक, डी में है सुश्रुत। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो सुश्रुत थे वो गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान, हरित स्तरीय चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो इसमें कौन है? पहला में है मौर्य मूर्तिकला, बी में है मथुरा मूर्तिकला, सी में है भरहुत मूर्तिकला, डी में है गंधार मूर्तिकला। तो किसमें होता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भरहुत मूर्तिकला जो था इसमें हरित सदैव लिखने के कारण थोड़ा सा ये हो जा रहा है कि कहीं सदैव नहीं रहता होगा, लेकिन नहीं, इसमें सदैव रहता था हरित स्तरीय चट्टान यानी शिष्ट भरहुत स्तूप में, मूर्तिकला में, सॉरी। उसका बाद अगला प्रश्न है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो जैसे विशाख दत्त क्या हो जाएंगे? बराह मिहिर, चरक, ब्रह्मगुप्त। तो विशाख दत्त क्या है? चिकित्सक, नाटक, खगोल विज्ञान या फिर गणित। तो विशाख दत्त का संबंध हो जाएगा 2 नाटक से। नाटक इनका कौन सा है? जैसे मुद्रा राक्षस हो गया तो विशाख दत्त का। अगला है बराह मिहिर। तो बराह मिहिर का संबंध किससे है? तो ये बराह मिहिर जो थे वे खगोल विज्ञान से संबंधित रखते थे। जिनका इनका पुस्तक कौन कौन सा है? जैसे बृहत संहिता हो गया, बृहत जातक, लघु जातक, पंच सिद्धांत का, सब में कहीं ना कहीं खगोल के बारे में जानकारी दी गई है। उसी तरह चरक हो गया। चरक क्या थे? चरक का संबंध हो गया आपका चिकित्सा से। इनके पुस्तक का नाम है चरक शास्त्र, जिसमें इन्होंने चिकित्सा के बारे में विस्तृत बताया है। उसी तरह ब्रह्मगुप्त हो गया। तो ब्रह्मगुप्त का संबंध हो जाएगा आपके गणित से। इनकी पुस्तक का नाम है ब्रह्म सिद्धांता, ब्रह्म सिद्धांत ऐसे करके है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? 2, 3, 1 और 4, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्यक्ष पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? ए ऑप्शन है कामसूत्र, बी में है मानव धर्म शास्त्र, सी में है शुक्र नीतिशास्त्र, डी में है अर्थशास्त्र। तो किसमें चर्चा किया गया है? तो ये किया गया है हमारा अर्थशास्त्र, जो कि किनके द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य के द्वारा। इसी में कहा गया है कि विवाह विच्छेद के लिए मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसमें विवाह विच्छेद के लिए क्या? मोक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी तरह हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 20 नंबर। इसमें है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो है कि गुप्त में किस मंदिर का चयन है? जैसे कि गुप्त में हो जाएगा आपका देवघर, यानी एक हमारा 4 हो जाएगा। उसी तरह चंदेल, तो चंदेल का संबंध है खजुराहो से, 4 का हो जाएगा। बी का हो जाएगा आपका 3। उसी तरह हो जाएगा चालुक, तो चालुक बादामी का चालुक सुने होंगे, तो हो जाएगा 1। उसी तरह डी का हो जाएगा पल्लव का पनमलय यानी कि 2। क्या हो जाएगा? गुप्त का हो जाएगा देवघर, चंदेल का हो जाएगा आपका खजुराहो, चालुक का हो जाएगा बादामी, पल्लव का हो जाएगा पनमलय, यानी 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन जो हमारा राइट है, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा।
उसी तरह हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में क्या है, गलत है। इस पर ध्यान देना है कि गलत पूछ रहा है। तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, यह अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये इन पर बढ़िया पॉलिश है। ये तो बात सही है, ये अखंड है, ये ठीक है। जैसे एक ही पत्थर से जब बनता है ना तो उसे अखंड कहा जाता है। स्तंभों का सॉफ्ट है, वो सुंडाकार है, ठीक है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, नहीं, ये स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है, ये गलत है। ये कहीं ना कहीं अपने प्रचार प्रसार के लिए बनाया था, ये स्थापत्य संरचना का भाग नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? जैसे जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, इधर से बाएं से शुरू करते हैं और दाएं की ओर बढ़ते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि दाईं ओर से शुरू होता था और बाईं ओर की जाता था। तो क्या हो जाएगा? ब्राह्मी, देवनागरी, सी में है शारदा, डी में है खरोष्टी। तो जो खरोष्टी लिपि थी वो क्या था? बाएं से दाईं, किधर से पूछ रहा था? दाईं ओर से बाईं ओर की उल्टा जाता था, इधर से इधर जाता था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 22 का डी का, यानी खरोष्टी जो लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बाकी ये सब हो गया ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, ये सब बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। किसमें उल्लेख किया गया है कि नचिकेता और यम का संवाद? तो पहला है छंदोगोपनिषद, बी में है मुंडकोपनिषद, सी में है कठोपनिषद और डी में है कनोपनिषद। तो किसमें जिक्र है? कठोपनिषद में बताया गया है कि नचिकेता और यम के बीच जो संवाद हुआ था। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ए ऑप्शन हमारा है नागसेन, बी में है नागार्जुन, सी में है नागभट्ट, डी में है कुमारिल भट्ट। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? मिलिंद का प्रश्न और नागसेन के उत्तर से प्रसिद्ध है मिलिंद पन्हो, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा नागसेन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? ऐसे जनरली देखा जाता है कि इसे प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख किया गया है, लेकिन कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कालसी, दूसरा में है रुमनीदेई, सी में है विशिष्ट कलिंग राज्यादेश और डी में है मास्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्की। मास्की और गुर्जरा, नेटूर या उद्गोलम तथा रुद्रदामन के जुड़ांगर अभिलेख, ये सब जितना है उसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। कौन कौन सा में? पहला मास्की हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका गुर्जरा, उसके बाद हो जाएगा नेटूर, उसके साथ ही है उडगोलम और चौथा है रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी अशोक के व्यक्तिगत नामों का उल्लेख किया गया है। करते हैं हमारा 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, क्रमशः ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थल कौन से हैं? इसमें जैसे चित्र में दिया गया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, सी है और डी है। तो क्या हो जाएगा? ए में मत्स्य है, चेदी, कौशल, अंग, बी ऑप्शन में है सुरसेन, अवंती, वत्स, मगध, सी ऑप्शन है मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग, डी ऑप्शन है सुरसेन, चेदी, कौशल और मगध। तो क्या हो जाएगा? ए में यहाँ पे पड़ता है आपका मत्स्य, जो कि राजस्थान में पड़ता है, जिसकी राजधानी है विराटनगर। तो मत्स्य 2 ऑप्शन में आ रहा है। अब अगला देखिए, बी में क्या है? यहाँ पे अवंती है और ये चेदी है, तो अवंती आ जाएगा उज्जैनी। अवंती कहाँ आ जाएगा? इसमें बी में अवंती आ जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यानी कि सी हो जाएगा। सी में आ जाएगा बत्स आ जाएगा, बिहार में पड़ता है, और डी अंग है जो कि बिहार में ही पड़ता है, सी और डी, जिसमें कि अंग की राजधानी क्या हो जाएगा? भागलपुर, और बत्स का कौसम्बी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 27 नंबर की महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है वज्रपाणी, बी में मंजूश्री, सी में पद्मपाणी, डी में मैत्रेय। ए में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका पद्मपाणी, यानी कि बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को हम और किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे महायान में बोधिसत्व जो था अवलोकितेश्वर को पद्मपाणी यानी कमल को धारण किए हुए अथवा लोकेश्वर यानी विश्व का स्वामी के रूप में भी इंगित किया जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? पहला ऑप्शन है रूपक, बी में है कसारपन, सी में है दिनार और डी में पन। तो क्या हो जाएगा? चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रूपक, और ये दिनार क्या था? दिनार सोने के सिक्का था, और इस चांदी के जो सिक्के रूपक थे वो कितने ग्रेन का होता था? तो 32.36 ग्रेन का होता था।
साधी है किसके द्वारा चलाया गया था? तो सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उसी तरह कसारपन क्या होता था? तो कसारपन चांदी व सोने के गुप्त पूर्व सिक्के थे, और पन जो होते थे वो तांबा के सिक्का होते थे। अगला प्रश्न हमारा है, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे तरफ एक तरफ है बराहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक और बिल्हन। तो बराहमिहिर के द्वारा मूल ग्रंथ कौन सा है? बराहमिहिर का हो जाएगा बृहद संहिता, यानी कि 3 ऑप्शन। उसी तरह विशाखदत्त का क्या हो जाएगा? विशाखदत्त का हो जाएगा देवी चंद्र गुप्तम, यानी कि बी का हो जाएगा 4। शूद्रक किसका है? शूद्रक का कौन सा है? मृच्छकटिकम, यानी कि सी का 2। और बिल्हन का कौन सा है? विक्रमांक देवचरित, यानी कि 3, 4, 2, 5। ऑप्शन हमारा सही है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। बराहमिहिर का कौन सा हो जाएगा? ए का 3 बृहद संहिता, विशाखदत्त का 4 देवीचंद्र गुप्तम, शूद्रक किसका है? शूद्रक का कौन सा है? मृच्छकटिकम। बिल्हन का कौन सा है? विक्रमांक देवचरित। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ए ऑप्शन है चतुर्वेदी मंगलम, बी में है परिषद, सी में है अष्टदिग्गज और डी में है मणिग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिग्राम। मणिग्राम पश्चिमी चालुक्य शासकों के समय दक्षिण भारतीय व्यापारियों की एक प्रभावशाली गिल्ड थी, यानी निगम जिसे कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा कौन सा? 601, 300, 330, 407। तो 465 है, तो विक्रम शक संवत में क्या हो जाएगा? शक संवत कब चालू हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व में। किसके द्वारा चालू किया गया था? तो ये शक संवत विक्रम संवत में बदलना है, किसमें? शक वर्ष को। शक किसके द्वारा शुरू किया गया था? शक वर्ष हो जाएगा 465 ईस्वी में दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले तो ये 465 से आपको पहले इसको नॉर्मल ईयर में लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? नॉर्मल ईयर में लाने के लिए इसको पहले 57 ईस्वी 78 ईस्वी से माइनस कर लेंगे, ताकि पहले नॉर्मल ईयर में आ जाए। तो इसमें 78 प्लस 58 ऐड हो जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका ऑप्शन 601। अगला प्रश्न है कि यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि? ए ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, बी है कि उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था, सी में है कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, डी ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वो आकर्षित नहीं हुए। हुआ क्या कि उस समय तक हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, जाति प्रथा के नाम पे एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जाता है। इस कारण है कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के लोग की जगह पे वो लोग बौद्ध धर्म को अपनाया। 33 नंबर कह रहा है कि अशोक का जो प्रमुख अभिलेख जिसमें कि संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उसमें सम्मिलित है कौन कौन सा है? तो ए में है कि पहला और 10वां शिलालेख, बी में है पहला और 11वां शिलालेख, सी में है दूसरा और 13वां शिलालेख, डी में है दूसरा और 14वां शिलालेख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कि दूसरा और 13वां शिलालेख जो था उसमें चर्चा किया गया है संगम राज्य, जैसे चोल, चेर, पांड, चेर यानी केरल पुत्र, पांड एवं सरिये पुत्र, ये सब का बारे में है। अब पहला शिलालेख में क्या हो जाएगा? पहला शिलालेख में किया गया है पशु बलि की निंदा की गई है। उसी तरह 10वां शिलालेख में क्या है? ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। 11वां शिलालेख, तो 11वां शिलालेख में हो जाएगा आपका धम्म नीति की व्याख्या, और 14वां शिलालेख में आपका हो जाएगा जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला हो जाएगा कि एक दूसरे से मिलान कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें हो जाएगा मृच्छकटिकम शूद्रक, बी में है बुद्धचरित बशुबंधु का, सी में है कि मुद्राराक्षक विशाखदत्त, डी में है हर्षचरित बाणभट्ट। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो मृच्छकटिकम शूद्रक सही है, 2 में है बुद्धचरित्र बशुबंधु नहीं, ये अश्व घोष की कृति है, अश्व घोष। उसी तरह मुद्राराक्षक किसका है? विशाखदत्त का है, और 4 में हर्षचरित बाणभट्ट का है। तो इसके कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 1, 3 और 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो 1 में है सोने के सिक्के, 2 में है आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के, सी में है लोहे का हल, और 4 में है नगर संस्कृति। तो इसको सही कालानुक्रम में सजाना है। तो पहला में क्या हो जाएगा? नगर संस्कृति,
नगर संस्कृति का जिक्र कब था? हड़प्पा युग में ही जिक्र हो गया है। तो सबसे पहले हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद आपका आ जाएगा लोहे का हल, 4 के बाद आ जाएगा लोहे का हल यानी 3, ये कब आया था? लोहे का हल उत्तर वैदिक युग में आ गया है। उसके बाद आ जाएगा चांदी के आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के 2, ये कब जी इसका कब आया है? ये आया आपका बुद्ध युग में। उसके बाद एक सोने का सिक्का तो बहुत बाद में आया था, मौर्योत्तर युग में आया है, यानी 4 3 2 1 जो हमारा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण। इसमें है पहला में कि अशोक ए में है, कह रहा है कथन में कि अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, और कारण कह रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। इसको फिर से एक बार देखिए कि अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। इसमें क्योंकि लगाकर देखना होता है कि आर सही है या नहीं, यानी क्या हो जाएगा? क्योंकि उसके धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि सही सुमेलित कौन सा है? तो लोथल प्रथम गोदीवारा क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, 3 में है कि राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, 4 में है नालंदा बौद्ध अभिधम का महान पीठ। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 1 नंबर में हो जाएगा लोथल यानी प्रथम गोदीवारा क्षेत्र, ये तो सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये गलत है। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सारनाथ में था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सारनाथ अगर रहता तो सही होता। उसी तरह नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 4, 1 2 और 4 यानी कि सी आंसर हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय शिलालेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ए में है सोहगौरा ताम्रपत्र, बी में है अशोक का रूपनीदेही स्तंभ लेख, सी में है प्रयाग प्रशस्ति, डी में है चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है सोहगौरा ताम्रपत्र। सोहगौरा के अलावा भी एक और क्या था, उसका नाम था सोहगौरा, और महास्थान अभिलेख जो था उसमें मौर्यकालीन अकाल के संकट के समय राज्य कोषागार से अन्न वितरण किया जाता था। अगला प्रश्न है 39 कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? ए में है दीपवंश की विषय वस्तु का, बी में है दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी में है महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, डी में है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अष्टांग मार्ग की संकल्पना थी। अब है कि अष्टांग मार्ग है क्या? तो अष्टांग मार्ग जो है वो बुद्ध का दिया हुआ था, जिसमें कहा गया था कि बुद्ध ने संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया था, जो कि मध्यम मार्गी था, जिस पर चलकर निर्वाण संभव बताया था। ये किसका अंग है? धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। हमारा अगला प्रश्न में क्या था कि दिया गया मानचित्र संबंधित है, ये जो चित्र दिया गया है वो किससे संबंधित है? ए में है कि कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, बी में है समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, सी में है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय में, और डी में है हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी है कि अशोक के उसके शासनकाल के अंतिम समय के अनुसार, यानी कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? अंतिम समय तक। तो पश्चिम में आपका हो जाएगा अफगानिस्तान तक, यहाँ वाला पूरा एरिया। उसके बाद हो जाएगा बांग्लादेश इधर आ जाएगा, पूर्व में असम तक था, और बांग्लादेश दक्षिण में केरल तथा आंध्र प्रदेश तक ही था, यानी कि श्रीलंका इसके एरिया में नहीं आता था। तो हो जाएगा अशोक के उसके शासनकाल के अंतिम समय तक। 41 में कह रहा है कि ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ए में है अफ्रीकी व्यापार पर, बी में है पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, सी में है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, डी में है मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हम लोग निर्भर हो गए थे अधिकाधिक दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे, तो उनका एक कालानुक्रम में सजाना है। तो क्या हो जाएगा? पहला फाहियान है, दूसरा में इत्सिंग है, तीसरा में मेगास्थनीज है, चौथा में वेनसांग है। तो फाहियान कब आए थे? तो फाहियान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के काल में। उसी तरह इत्सिंग कब आया है? तो इत्सिंग 7वीं सदी में यानी हर्ष के बाद आया था। मेगास्थनीज कब आया है? मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और 4 में हो जाएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था।
तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मेघास्थनीज, यानी कि 3 नंबर सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही आ गया था। उसके बाद आपका आ जाएगा फाहियान, यानी कि फाहियान आ गया चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के काल में आया था। उसके बाद फोर्थ नंबर हो जाएगा वेनसांग, वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था। और थर्ड नंबर आ जाएगा, 2 नंबर उसके बाद आ जाएगा इत्सिंग, इत्सिंग बहुत बाद, हर्ष के भी बाद आता है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 1, 4 और 2। इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि ये इसमें अधिकतर जो है वो चीनी यात्री है, तो उसका ट्रिक क्या है चीनी यात्रियों का याद करने का, उसका ट्रिक है फांसी हुई। तो पहले सबसे पहले फाहियान हो जाएगा, उसके बाद सी से संयुगन हो जाएगा, हुआ से वेनसांग हो जाएगा और ई से इत्सिंग हो जाएगा। फांसी हुई, फाहियान, संयुगन, वेनसांग और इत्सिंग। हमारा अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ए में हो गया गंधार, बी में कंबोज, सी में काशी, डी में मगध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मगध। क्यों था, इसके पीछे रीजन था। मगध जो था ये बहुत सारे, यहाँ जहाँ पे मगध स्थित था वो नदियों का शहर, वहाँ पे भौगोलिक दशाएं बहुत बढ़िया था, जैसे वृक्ष वगैरह, लोहे की खदान वगैरह थे, साथ ही इसका सुयोग्य एवं महत्वाकांक्षी राजाओं का नेतृत्व था, इसीलिए जो मगध जो था वो शक्तिशाली नगर राज बनकर उभरा था। अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज कौन था। ए में आ गया आपका बैक्ट्रिया, बी में सिथिया, सी में है जेडरेसिया और डी में है आर्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्ट्रिया जो था ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है, ए ऑप्शन है निर्जाति समूह को, बी है यायावरी जन को, सी में है भाषा समूह को, डी में है श्रेष्ठ वंश को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आर्य शब्द इंगित करता है ये भाषा समूह को इंगित करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो क्या था कि आर्य जो थे ये कहीं ना कहीं भाषा के रूप में संस्कृत को यूज करते थे और भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि 1500 BC के आसपास जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया तो वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे, इसीलिए लोग इसको भाषा समूह के रूप में जाने लगे। अगला है कि 46 नंबर की गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। ए में है ताम्रलिप्ति, बी में भड़ौच है, सी में कल्याण और डी में कैम्बे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है, ताम्रलिप्ति से होता है। अगला प्रश्न है कि पांडिनेन किल्लनक्कू समूह जो था कि यहम एवं पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनवर्तन है। इसका अगला कारण बता रहा है कि उन्होंने प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ए और आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है, बी कह रहा है कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यानी कि जो पांडिनेन किल्लनक्कुल समूह था कि यहम और पूरम कविताएं संगम रचनाओं का अनवर्तन था, साथ ही उन्होंने प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। इसका कारण बता रहा है कि कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा कि ए तो सही है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, साथ ही व्याख्या भी सही है क्योंकि कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। जनरली जब खेत वगैरह जोता जाता है तो उसमें देखा जाता है कि कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, यही रीज़न था कि जैन धर्म के जो लोग थे वो कृषि वगैरह में कम शामिल होते थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण कह रहा है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी है, क्योंकि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जाता था, क्योंकि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है 50 नंबर, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। और आर कह रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर ए है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कब जोड़ा था, 261 ईस्वी पूर्व में जोड़ा था। और ये कलिंग जो था ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, यही कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत में आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था।
तो ये ए और आर दोनों सही है तथा आर्य की सही व्याख्या करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, ग्रीकों द्वारा, बी में है शकों द्वारा, सी में है पार्थियनों द्वारा, डी में है मुगलों द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए है, ग्रीकों द्वारा। पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीकों को और यूनानी भी कहा जाता था। और पहली बार यूनान के जो शासक थे ये सिकंदर एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो सिकंदर ने ही पहली बार सैनिक शासन लाया था। वो अपने जीते हुए प्रदेशों में सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उसी समय से देखा जाता था कि सैनिक शासन का व्यवहार लाया गया था सबसे पहले ग्रीकों द्वारा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के बाद सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ए में नंद, बी में मौर्य, सी में सुंग और डी में कण्व। तो आप लोग जानते होंगे कि उस समय घनानंद का शासक था, जो कि किस वंश से रिलेटेड, घनानंद किस वंश का था? नंद वंश का। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका एक क्रम भी है, इसका क्रम क्या हो जाता है? हसीन मौ सुकसा, इसका ट्रिक है, हसीन मौ सुकसा। तो ह से हो जाएगा, सबसे पहले हरियक था, उसके बाद कौन सा वंश आता है? उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, फिर शुंग वंश आता है, फिर कण्व वंश आता है, उसके बाद सातवाहन आता है। तो ये जब नंद वंश था, उसका घनानंद जब शासक था, तो उसी को घनानंद का शासक जो था नंद वंश का, उसी के समय सिकंदर आता है। और इसके बाद कौन सा राजा आता है? मौर्य वंश, जिसके सबसे बनाने में किसका हाथ था? चाणक्य का, जो उनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि होयसल स्मारक पाए जाते हैं। ए में है हम्पी और हेलीबीड में, बी में है हेलीबीड और बेलूर में, सी में है मैसूर और बेंगलुरु में, डी में है श्रृंगेरी और धारवाड़ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हेलीबीड और बेलूर में। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? हेलीबीड और बेलूर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पहला है हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभांड, बी में है कुषाण गंधार कला शैली, सी में मुगल अजंता चित्रकारी, डी में मराठा पहाड़ी चित्र शैली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही सुमेलित पूछा है तो हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किससे था? तो ये उत्तर वैदिक काल से है, ना कि ये है आपका उत्तर वैदिक काल। हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। अगला है कुषाण गंधार कला शैली, ये राइट आंसर है। मुगल अजंता चित्रकारी नहीं, अजंता का संबंध किससे था? गुप्त से था। पहाड़ी चित्रशैली का संबंध मराठा से न होकर के मुगल से था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुषाण गंधार कला शैली। अगला प्रश्न है हम लोग का कि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। हर्षवर्धन ने प्रयाग में संसद आयोजित की थी। रीजन कह रहा है कि वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए है कि ए और दोनों सही है तथा आर्य की सही व्याख्या है। बी कह रहा है कि ए और दोनों सही है परंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, साथ ही वह बौद्ध धर्म के केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। लेकिन संसद आयोजित करने का रीजन इसका ये नहीं था कि महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना, इसका रीजन था स्वयं की प्रसिद्धि के लिए बुलाती थी, अपने संसद बुलाता था प्रयाग और कन्नौज में। कहाँ संसद बुलाया जाता था? प्रयाग और कन्नौज में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ए ऑप्शन है आदित्य प्रथम, बी में है राजा राज प्रथम, सी है राजेंद्र और डी है विजयालय। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है राजेंद्र। कब क्या था? 1018 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में चोल राजा राजेंद्र ने संपूर्ण सिलोन, यानी सिलोन का मतलब क्या हो गया? वर्तमान में श्रीलंका जो है वही सिलोन था, तो श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। इससे पहले भी एक और राजा जो था राज प्रथम जो था, इसने आधा पे विजय प्राप्त कर लिया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम जो था ये इसको पूरा विजय पे जाता है श्रेय। नेक्स्ट प्रश्न है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई? उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? कह रहा है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए में है पासर्व, बी में है नागार्जुन, सी में है सुद्रक, डी में है वासुमित्र।
तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बसुमित्र। अब आप देखिए इसका 4 बौद्ध संगीतियाँ टोटल आयोजित की गई थी, 1 2 3 4। पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। चौथा आपका हो जाएगा कुंडलवन जो कि कश्मीर में है। पहला, अब इसके राजाओं का क्रम देख सकते हैं। पहला में कौन सा? अजात शत्रु, दूसरा में काला शोक, तीसरा में अशोक और चौथे में कनिष्क था। इसकी ईस्वी कब से कब तक थी? पहला जो था वो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व हुआ था, चौथा हो गया आपका तीसरा 255 और चौथा आ गया ईसा पूर्व, यानी कोई फर्स्ट शताब्दी भी बोला जाता है। इसके अध्यक्ष देखा जाए तो पहला में कौन थे? पहला में हो जाएंगे आपके महाकश्यप, दूसरा में दिस्तूरी की अध्यक्षता किसने की थी? सवा कामिर, तीसरा का अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तीसन और चौथे का बसुमित्र। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। यानी कि ये इसका आप एक बार फिर से देख लीजिए। यानी टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित किया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला का ईस्वी कब से कब तक था? 483 ईस्वी, दूसरा का हो जाएगा 383 ईस्वी, तीसरा का हो जाएगा 255 BC और चौथे का हो जाएगा ईसा प्रथम। उसके बाद पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। उसके बाद राजगीर ये हो गया। उसके बाद शासनकाल देखा जाए तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। उसके बाद हो जाएगा कि किसका कौन सा अध्यक्षता कौन किए थे? तो पहला में हो जाएगा महाकश्यप, दूसरा में सवा कामिर, तीसरा में मोगलीपुत्र तीसन और चौथा में बसुमित्र। उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उसके साथ ही इसमें यह भी देख सकते हैं कि पहला जो अध्यक्षता हुआ था उसमें क्या किया गया था? तो इसमें सबसे पहले तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। दूसरा के समय क्या हुआ था? तो स्थविरवाद और महासंघिक 2 भाग में बट गया था बौद्ध संघ। उसके बाद थर्ड में क्या हुआ था? तो अधिभिधम पिटक की निर्माण हुआ था। और चौथा में बौद्ध धर्म का जो है वो 2 शाखाओं में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं पूछ रहा है कि नहीं हुआ था? ए में है गाय, बी में है हाथी, सी में है गैंडा, 4 में है बाघ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। इसके साथ ही हाथी, बाघ और गैंडा, हाथी, बाघ और गैंडा ये सब का निरूपण था। इसके अलावा और क्या क्या था? तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता था? अधिकांशतः जो था वो एक श्रृंगी बैल, उसके आप मोहनजोदड़ो मूवी में भी देखे होंगे, ऐसे करके एक बैल का चित्र बना हुआ रहता था, उस सींग रहता था। अब है कि किसका किसका नहीं था? तो गाय के अलावा और किसका नहीं था? ऊंट, उसके अलावा घोड़ा, शेर, ये सब का नहीं था। गाय, ऊंट, घोड़ा और शेर का प्रदर्शन नहीं था। था किसका? तो हाथी, बाघ और गैंडे का प्रदर्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन स्थल है और उसके खोजकर्ता से प्राकृतिक खोज, वहाँ पे कौन सी खोज हुई उससे मिलाना है। ए में लोथल, बी में कालीबंगा, सी में धौलावीरा, डी में बनावली। अब इसको आपको मिलाना है। तो लोथल में क्या था? लोथल में आपका हो जाएगा गोदीबाड़ा, यानी कि जिसको कहा जाता था बंदरगाह। कालीबंगा से क्या मिला है? तो एक हो जाएगा जूता हुआ खेत। धौलावीरा से क्या मिला था? तो धौलावीरा से मिला है आपका 4 नंबर, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और बनावली से क्या मिला है? तो ये हो जाएगा 3 नंबर, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति, जिसे क्या कहा जाता था? टेरा कोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4 और 3। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? श्रवण बेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। बी कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। डी कह रहा है कि होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो श्रवण बेलगोला स्थित गुप्तेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये इसको नहीं दर्शाता था, ये प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव, उनके पुत्र को दर्शाता था गुप्तेश्वर की जो प्रतिमा थी। यानी कि अंतिम ना होकर के क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत के सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये राइट आंसर है। सी में है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए, ये भी सही है। डी कह रहा है कि होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है, यानी कि नहीं हो जाएगा। कौन सा आंसर? ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह, पवरन
क्या है? पवरन नामक जो समारोह था वो आयोजित किया जाता था। जो ए में है कि संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। बी में है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी कह रहा है कि किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उनका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी कह रहा है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पवरन नामक समारोह किस लिए आयोजित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। उसमें सब लोग एक्सेप्ट करते थे कि हमने क्या क्या गलतियां की है। नेक्स्ट कह रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ए में है कि प्राचीन हिंदू अनुश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बी कह रहा है कि एक आर्य राजकुमार और एक काबिली महिला की प्रेम कथा के बारे में। सी कह रहा है कि दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के रूप में। डी कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की ध्रुवी संधियों के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संस्कृत विशाख दत्त का जो नाटक है मुद्रा राक्षस किस भाषा में है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, तो ये संस्कृत में है। इसके बाद इसमें चर्चा किस चीज़ का है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भिसंधियों का मतलब हुआ कि उत्थान और शक्ति, उस समय क्या क्या हो रहा था उसके बारे में बताया गया है विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में। नेक्स्ट कह रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका किसने? तो ए में है पुलकेशिन प्रथम ने, बी में है पुलकेशिन द्वितीय ने, सी में कह रहा है कि विक्रमादित्य प्रथम ने, डी में कह रहा है विक्रमादित्य द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका हो जाएगा चालुक्य वंश का शासक था। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस नदी पर भी पूछ सकता है कि हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किस नदी पर रोका गया? तो नर्मदा नदी पर रोका गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 2 नंबर है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत, तो कौन था? राजेंद्र प्रथम। पढ़े थे कि राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत को जीत लिया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक तो सही है। 2 कह रहा है कि चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो इसने न केवल दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बल्कि बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के को भी जीता लिया था, अपने अधीन कर लिया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? ए कह रहा है कि एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। बी कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय। सी कह रहा है कि समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। डी कह रहा है कि गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम में किस पे चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। सबसे पहले जान लीजिए कि शूद्रक द्वारा जो लिखा गया मृच्छकटिकम है ये किस भाषा में है? तो भाषा इसका कौन सी है? संस्कृत। और उसके अलावा एक धनी व्यापारी और गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, एक धनी व्यापारी जिसका नाम था चारु दत्त, साथ ही एक गणिका की पुत्री इसकी माँ बसंत सेन नाम का एक व्यक्ति था, उसी की गणिका उसी की पुत्री थी, उसकी प्रेमिका बसंत सेन जो कि गणिका की पुत्री थी। इसका चारुदत्त और बसंत सेन दोनों की प्रेम गाथा के बारे में चर्चा किया गया है। प्रश्न है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुखिया चेटक की पुत्री थी। 2 ऑप्शन कह रहा है कि गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 3 नंबर है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? तो केवल 1, केवल 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुखिया चेटक की पुत्री थी। नहीं, ये गलत है। क्या हो जाएगा? ये बहन थी, सिस्टर थी। अगला है कि गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। ये सही है। 3rd नंबर है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। अब इसमें थोड़ा सा महावीर के बारे में समझ सकते हैं कि जैसे जैन धर्म के जो संस्थापक थे
इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। उसके बाद ये क्या थे, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में। इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। पिता फादर का नाम सिद्धार्थ। उसके बाद माता का नाम त्रिशला, जो क्या थी, लिच्छवी गणराज चेटक की बहन थी। उसके साथ ही है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के बारे में क्या हो जाएगा कि इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लिच्छवी गणराज लिच्छवी में। उसके साथ ही है कि माता का नाम क्या था, एक सेकेंड, हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में देख रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी में। 563 बीसी में कहाँ हुआ था, तो नेपाल की तराई में। साथ ही इसके पिता का नाम क्या था, फादर का नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन। साथ ही माता का नाम क्या था, माता का नाम था महामाया, जो क्या थी, कौशल की राजकुमारी थी। तथा शुद्धोधन जो थे वो शाक गणराज के मुखिया थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से थे, तो बनारस से थे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दो ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की थी और उसके राज सिंहासन की हथिया लिया। तीसरा कह रहा है कि आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। पहला तो है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था, इसकी हत्या किसने कर दी, उसका प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। उसी तरह दूसरा में कह रहा है कि अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या किसने कर दिया, तो उसके मंत्री वासुदेव ने, और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। तीसरा कह रहा है कि आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पदवंचित किया था, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों आंसर हमारा सही है। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। जैसे पहले कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका अंतिम शासक कौन सा था, तो बृहद्रथ। इसको हत्या किसने कर दिया, तो पुष्यमित्र शुंग। इसने कौन सी वंश की स्थापना किया, तो शुंग वंश का। और अंतिम शुंग राजा कौन था, देवभूति। इसकी हत्या किसने कर दी, वासुदेव। इसने किस वंश की स्थापना किया, कण्व वंश का। साथ ही इसका अंतिम शासक कौन हो गया, कण्व वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, सॉरी वासुदेव नहीं था, इसका कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, जिसकी हत्या किसने कर दिया था, सिमुक ने। और उसने किस वंश की स्थापना किया था, आंध्र शातवाहन। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रश्न में हम चलते हैं हम लोग 68 में। क्या कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ बौद्ध संगीति में चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। दूसरा कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। नहीं, ये गलत है, क्योंकि फाहियान जो था वो कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही आ गया था, जबकि कनिष्क बहुत बाद है। उसके बाद आ गया चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया। ऐसा नहीं है, प्रतिरोधी नहीं बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। एक कह रहा है कि स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। बी कह रहा है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। सी कह रहा है कि प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी कह रहा है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कि प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। जबकि पहला आंसर ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि स्थल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो नहीं, स्थल बाहु के नेतृत्व में नहीं हुआ था, दक्षिण भारत में किसके नेतृत्व में हुआ था, भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु। उसी तरह बी में कह रहा है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। नहीं, जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे थे वो क्या कहलाए थे, दिगंबर, जो नग्न रहते थे। उसी तरह जो श्वेतांबर थे वो किनके, स्थल बाहु के नेतृत्व में, स से श्वेतांबर, स से स्थल बाहु।
ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उसी तरह आ गया सी ऑप्शन कि ये तो सही था कि कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। डी में कह रहा है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो ये गलत है, जब प्रारंभ में पूजा नहीं करते थे, लेकिन जब दोनों बट गए श्वेतांबर और दिगंबर में, तो जो श्वेतांबर थे वो लोग मूर्तियों की पूजा करने लगे थे, जैसे महावीर वगैरह के, महावीर ये सब का स्थापना कर दिए थे मूर्ति वगैरह का। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। पहला में है ऋग्वेद, दूसरा में है यजुर्वेद, सी में है अथर्ववेद और डी में है सामवेद। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जादुई माया और वशीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही है आपका ये जादू टोना, जादू टोना हो गया, उसके बाद तंत्र मंत्र, साथ ही वशीकरण से संबंधित था। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? इसका प्रयोग किया जाता था बुरी शक्तियों व बीमारियों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं थे, यानी कंटेम्पररी नहीं थे। तो ए है बिंबिसार, बी में गौतम बुद्ध, सी में मिलिंद, डी में प्रसेनजीत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत और मिलिंद में कौन सा समकालीन नहीं था? तो इसका राइट आंसर है सी, मिलिंद। ये समकालीन नहीं था क्योंकि 544 बीसी में बिंबिसार और उसी समय गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये सब समकालीन थे, जबकि मिलिंद का है 2nd बीसी, दूसरी सदी बीसी, यानी कि ये समकालीन नहीं था। अगला का है कि निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ए में अमोघवर्ष प्रथम, बी में दंती दुर्ग, सी में ध्रुव, डी में कृष्ण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दंती दुर्ग। इसकी स्थापना कब किया गया था? 753 ईस्वी में। 753 ईस्वी में किसने किया था? दंती दुर्ग ने। और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत। अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? ए कर रहा है सिंधु तथा झेलम, बी कर रहा है झेलम तथा चिनाब, सी कर रहा है चिनाब तथा रावी, डी कह रहा है रावी तथा ब्यास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न कि प्राचीन भारत काल के, एक सेकेंड, नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? ए में कह रहा है यूनानी, शक, कुषाण, बी कह रहा है यूनानी, कुषाण, शक, सी कह रहा है शक, यूनानी, कुषाण, डी कह रहा है शक, कुषाण, यूनानी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाता था हिंद यूनान, इसका होता था आपका, एक सेकेंड, हिंद यूनान शक पल्लव कुषाण। तो यूनान शक कुषाण इसी में आ जाएगा, हिंद यूनान शक पल्लव कुषाण इसका राइट क्रम है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कह रहा है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दूसरा कह रहा है कि पूर्व भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए हो जाएगा केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है दोनों 1 और 2, डी कह रहा है न तो 1 न ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, नहीं ये समर्थक थे। जैसे कि आंध्र के जो शासक करने वाले इक्ष्वाकु से कहाँ के थे? आंध्र पे जो शासन करते थे। तो इनके अभिलेखों से पता चलता है कि इनके काल में बौद्ध विहार तथा बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है। अर्थात इससे क्या पता चलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं बौद्ध का समर्थन थे। उसी तरह दूसरा कह रहा है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये सही है, यानी क्या हो जाएगा? एक तो गलत है लेकिन 2 सही है, यानी केवल 2 इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? ए में कह रहा है महापद्मनन, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में अशोक और डी में समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित था। साथ ही ये कहाँ था इलाहाबाद स्तंभ? पहले एक कौशाम्बी था, फिर प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रसिद्ध था इलाहाबाद, वही कौशाम्बी वाला। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए कि जो समुद्रगुप्त है इसका राज्य कवि कौन था? इसी ने इसको लिखा था, जैसे उसका नाम था हरिसेन, हरिसेन। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बौधायन प्रमेय यानी बौधायन शुल्ब सूत्र किससे संबंधित है? ए में है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, बी में है पाई के मान की गणना, सी में लघुगण किए गणनाएं और डी कह रहा है कि प्रसामान्य बंटन वक्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौधायन प्रमेय का संबंध है समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। समकोण त्रिभुज मतलब क्या हो जाता है? जैसे जिसका ये एंगल 90 डिग्री हो, जैसे एग्जाम्पल में 3, 4 और 5,
यानी कि p² + b² बराबर h² वाला। तो यही इसी के संबंधित है बोधायन प्रमेय। अगला है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड पद्धति सिद्धांत व दर्शन है। तो ए में कह रहा है बौद्ध मत, बी में कह रहा है जैन मत, सी में कह रहा है सिख मत और डी में कह रहा है वैष्णव मत। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन मत। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया है, दूसरा है गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। ए कर रहा है बाघ गुफाएं, बी कर रहा है एलोरा गुफाएं, सी कर रहा है लोमस ऋषि गुफा, डी कर रहा है नासिक गुफाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला तो गुप्त काल में 2 है, तो पहला हो जाएगा अजंता और दूसरा हो जाएगा बाघ गुफाएं। अब इसमें एक चीज देखना है कि जैसे अजंता जो गुफा है ये धार्मिक है, जबकि जो बाघ गुफाएं हैं ये लौकिक है। लौकिक मतलब जैसे धार्मिक हो गया कि धर्म के बारे में विस्तार, जबकि लौकिक है कि आम जनजीवन में क्या चल रहा है। अब इसमें है कि जैसे इसमें टोटल 29 गुफा है अजंता में, जिसमें से कि 16वीं और 17वीं जो है वो है गुप्तकालीन। उसी तरह जो बाघ गुफा है इसमें कितने हैं, 9 गुफाएं हैं जो गुप्तकालीन हैं। इसमें हो जाएगा आपका 16 और 17 और इसमें टोटल 9 ऐसी गुफाएं हैं जो गुप्तकालीन हैं। बाघ गुफाएं और अजंता हो गया, ये धार्मिक हो गया, ये लौकिक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया दोस्तों, ये 2011 से शुरू हो गया, यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ए में कह रहा है कि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। बी कह रहा है कि इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों तथा बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। डी कह रहा है कि इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी की इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं हैं, अर्थात कि प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। और बी है कि इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। यानी कि ए और बी दोनों विश्वसनीय व्याख्याएं। जबकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था, ये सही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण के बारे में। तो ए हो गया कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी कह रहा है कि सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी कह रहा है कि सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, डी कह रहा है कि सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अब है जैन दर्शन। जैन दर्शन के बारे में है कि अनिश्वरवादी है, साथ ही है कि इसके अकॉर्डिंग जो है कि रचना, सृष्टि की रचना किससे हुआ, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अब है कि अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मनुष्य अपना स्वयं भाग विधाता है, मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म के लिए उत्तरदायी है, उसके सारे दुख सुख दुख इस कर्म के कारण है। और साथ ही है कि पदार्थ का मूल विनाश नहीं होता है, केवल रूप परिवर्तन होता है, केवल रूप परिवर्तन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, बलशाली नहीं था। दूसरा कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अब कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, और डी में ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व मौजूद तो थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं था। दूसरा है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र उगाए जाते थे। तो यानी दोनों आंसर ही हमारा राइट है। नेक्स्ट कह रहा है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार का चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कह रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 1 तथा 2 दोनों, और तीसरा है चौथा है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका दोनों सही है,
कि धर्म जो था व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। कि ऐसा होता ना, राजा का है राजधर्म, पुत्र का है पुत्र का पिता धर्म, इसी तरह से। और अगला है रीत। यह मूलभूत नैतिक विधान होता था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों को संचालित करता था। यानी कि सी आंसर ही मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का प्रयोग आम था। दूसरा कह रहे तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा कह रहा है कि 5वीं सदी ईस्वी में कोण की अज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा कह रहा है कि 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। एक ए में है कि केवल 1 और 2, बी में है केवल 3 और 4, सी में है केवल 1, 3 और 4, डी कह रहा है 1, 2, 3 एंड 4। इसमें क्या हो जाएगा कि प्रथम शती ईस्वी शल्य चिकित्सा के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग आम था, किंतु जिसमें जो आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण कह रहा है ये नहीं होता था। चरक संहिता, जैसे जो चरक संहिता है चिकित्सा शास्त्र का जो विश्वकोश कहा जाता है, उसमें क्या क्या है इसमें बताया गया है कि जैसे ज्वर हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, मिर्गी, दम्मा, जैसे अनेक रोगों की चिकित्सा का वर्णन है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। उसी तरह जैसे तीसरा नंबर कह रहा है कि 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये सही है। चौथा कह रहा है कि 7वीं सदी ईस्वी पूर्व में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, 2, 2 दोनों सब में कहा दीजिए 2, 2 हो गया, यानी 3, 4 कन्फर्म है और 1 भी कन्फर्म है, यानी 1, 3 एंड 4। इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे कि गणित में भारतीय थे वो प्राचीन काल से ही समृद्ध था। जैसे शून्य का ज्ञान, उसके बाद हो गया त्रिकोणमिति का जो सिद्धांत है, फिर उसी तरह समीकरणों, वर्गमूल, स्क्वायर जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसी तरह जो घनमूल है क्यूब वाला, उसके बाद पाई के मान के भारतीय द्वारा ही खोजा गया। यानी इतना जितना भी बताएं वो सब किसने खोजा है, भारतीय ने ही। उसी तरह जैसे 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत तथा 7वीं ईस्वी में 5वीं में कोण के ज्या का सिद्धांत और 7वीं में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी भारतीय द्वारा दिया गया था। उसके साथ ही है कि ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मपुटन सिद्धांत में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सिद्धांत भी दिया गया है। साथ ही अगर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे थे, जैसे ब्राह्मणी, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय ऋषि ने महत्वपूर्ण स्थापना की, जैसे ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारणों संबंधी जानकारियां भारतीय द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान रूप से विद्यमान था। एक में है तप और भोग के प्रति अति का परिहार, 2 कह रहा है कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, 3 कह रहा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में है केवल 1, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो पहला देखिए कि जैसे कह रहा है कि तप और भोग की अति का परिहार, तो तप और भोग की अति का परिहार कौन करते थे, बौद्ध तो करते थे। क्यों कहते हैं कि किसी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए, बल्कि मध्य मार्गी थे ये लोग, मध्यम मार्गी। लेकिन जो जैन धर्म थे वो अति का परिहार नहीं करता था, बल्कि वो लोग अति करता था। इसी का जो रूप है वो है ऑप्शन लेखना पद्धति देख सकते हैं, जिसमें है कि तप एकदम करते करते वो लोग अंतिम निर्माण की प्राप्ति हो जाते थे। यानी कि ये लोग अति का परिहार नहीं करते थे जैन धर्म, जबकि बौद्ध धर्म करते थे। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों में समान रूप से विद्यमान नहीं थे। हमारा दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तो ये दोनों का था, बौद्ध प्लस जैन दोनों में वेद प्रमाण के प्रति अनास्था था। तीसरा में है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, तो ये भी दोनों में सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2 और 3, यानी 1 तो कट गया, इसमें भी कट गया, इसमें भी कट गया, तो राइट आंसर हो गया 2 और 3। अगला प्रश्न कह रहा है कि 86 नंबर की हम नागर, द्रविड़ और बेसर हैं। ए कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जातीय समूह, बी कह रहा है कि 3 प्रमुख भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, सी कह रहा है कि भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ, डी कह रहा है कि भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत घराने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी की भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी थी, नागर, द्रविड़ और बेसर। इसमें देखिएगा कि नागर जो था ये नॉर्थ में था, द्रविड़ द्रविड़ और दर से दक्षिण यानी साउथ में, और बेसर जो था वो नॉर्थ
नॉर्थ प्लस साउथ दोनों के बीच बीच का स्थान था। इसको आप मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे ये जो था कि हिमालय से लेकर, जैसे नागर जो था वो हिमालय से लेकर आपका हो जाएगा विंध्य के पास तक, विंध्य पर्वत। उसके बाद यहाँ से कृष्णा नदी और कावेरी नदी कहाँ तक हो जाएगा, हिमालय से विंध्य तक हो जाएगा नागर, विंध्य से हो जाएगा आपका कृष्णा, बेसर हो जाएगी, और कृष्णा से लेकर कावेरी तक कौन सा हो जाएगा, द्रविड़। नेक्स्ट कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। ए कह रहा है कि मार्ग पर दृष्टि रखने एवं उसके ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। बी कह रहा है कि मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी देने होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। सी कह रहा है कि बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी कह रहा है कि इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कि मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन वही भूमि स्पर्श मुद्रा दिखाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म मुख्यतः था। ए कह रहा है भक्ति, बी में है मूर्ति पूजा और यज्ञ, सी कह रहा है प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी कह रहा है कि प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे पूर्व वैदिक पूछ रहा है तो इसमें प्रकृति पूजा और यज्ञ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, इसका उद्देश्य लौकिक था। यह लौकिक और एक परलौकिक होता है, मतलब इसी लोक के बारे में जो है वो लौकिक होता है और परलौकिक। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था प्रकृति पूजा और यज्ञ का पूर्व वैदिक काल में, तो इसका था लौकिक। और इसके जो आगे के क्रम में देखिएगा कि मूर्ति पूजा और यज्ञ ये सब कब हो जाता है, जैसे आगे के क्रम में देखा जाएगा कि मूर्ति पूजा और यज्ञ हो जाएगा जो कि क्या इसका है परलौकिक, कि मरने के बाद क्या होगा। लेकिन पूर्व वैदिक काल में प्रकृति पूजा और यज्ञ का उद्देश्य लौकिक होता था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। जबकि जो भक्ति हो गया, ये देखिएगा कि जैसे भक्ति है, मूर्ति पूजा, ये सब क्या है कि परवर्ती काल की देन है, पूर्व का नहीं है, परवर्ती काल की देन है। जैसे गुप्त काल में क्या होता है कि जैसे गुप्त काल में जब धार्मिक स्थिति जटिल व सामंती स्वरूप ग्रहण करने लगी तो भक्ति व मूर्ति पूजा का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं 89 नंबर। इसमें है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। श्रेणी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा कह रहा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। थर्ड कह रहा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो इसका इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो ए कह रहा है कि केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है केवल 2 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे पहला है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा इसका प्रमुख होता था। तो पंजीकृत होती थी लेकिन प्रशासनिक स्तर पर राजा इसका प्रमुख नहीं होता था। उसी तरह दूसरा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करता था, ये सही है। जैसे इसका मेन काम वही होता था, वित्तीय एवं बैंकिंग, उत्पादन, वितरण एवं मूल्य निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। साथ ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों, कीमतों ये सबको सुनिश्चित करने का काम भी श्रेणी ही करते थे। थर्ड कह रहा है कि श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो हाँ, ये भी राइट आंसर है, यानी कि एक गलत हो गया तो एक इसमें कट गया, एक इसमें कट गया, 3 सही है, 2 भी सही है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। साथ ही श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर पूछ रहा है, किसमें, चैत्य और विहार में। तो इसमें है कि ए जो है, ए ऑप्शन कह रहा है कि विहार जो था पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बी कह रहा है कि चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। सी कह रहा है कि चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता था जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता था। डी कह रहा है कि दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। तो अब देखना है कि जैसे चैत्य क्या होता है और विहार क्या होता है। तो चैत्य क्या होता था, चैत्य जो होता है वो पूजा स्थल होता है, तो इसमें भी पूजा स्थल दिया है, इसमें भी। अब कह रहा है कि नहीं, ये बिहार है, तो चैत्य पूजा स्थल हो जाएगा जबकि बिहार जो था वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है।
इसमें एक और देख सकते हैं, जैसे पूछ सकता है कि जैसे चैत जो है सबसे पुराना चैत, तो जो भाजा का चैत है, एक सेकेंड, भाजा का जो चैत है वो सबसे प्राचीन है। उसी तरह पूछेगा कि सबसे प्रसिद्ध है, तो दोनों कार्ले, और भाजा और कार्ले दोनों कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसमें देखिएगा जैसे भाजा जो है सबसे प्राचीन है और कार्ले जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, तो इसी का आंसर हो जाएगा जैसे भाजे और दोनों कार्ले, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है कि सांख्य आत्मा के पुनर्जन्म या पहला कह रहा है कि सांख्य आत्मा के पुनर्जन्म या स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा कह रहा है कि सांख्य का मानना है कि यह आत्मज्ञान ही है जो मुक्ति की ओर ले जाता है और किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ए में है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है 1 और 2 दोनों, डी कह रहा है ना तो 1 और ना ही 2। इसमें पहला क्या है कि सांख्य आत्मा के पुनर्जन्म या स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, ये गलत है। ये स्वीकार करता है, अन्य धर्मों के विपरीत ये पुनर्जन्म और आत्मा के स्थानांतरण के सिद्धांत को स्वीकार करता है, तो यानी मेरा एक गलत हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि सांख्य का मानना है कि यह आत्मज्ञानी है जो मुक्ति की ओर ले जाता है और किसी बाहरी प्रभाव या घटक नहीं, तो यानी ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, बी स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, डी कह रहा है कि धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है कि निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कर रहा है कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। इसमें एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे कि निर्माण होता क्या है, तो निर्माण का मतलब है कि बूझ जाना, अर्थात लोभ, घृणा, सांसारिक माया, मोह, ये सब से मुक्त हो जाना, इच्छाओं से मुक्ति ही निर्वाण है। तो इसके लिए कहते हैं कि वैसा चीज, जैसे निर्माण का मतलब है कि जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाना, इसी के लिए है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। पहला में है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा कह रहा है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड कह रहा है कि वे ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा सही कथन को चुनना है। ए में है केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 2, सी कह रहा है 1, 2 और 3, डी कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें आइए, पहला कह रहा है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये गलत है। मंदिर होते थे लेकिन विशाल जो लगा दिया, इसके कारण ये गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये सही है। इसमें देखते होंगे कि जैसे मातृ देवी की पूजा की जाती थी, साथ ही है कि ये पुरुष देवता दोनों की पूजा की जाती है, इसलिए आंसर हो गया। इसमें थर्ड कह रहा है कि ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये गलत है। घोड़े द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग नहीं करते थे। हालांकि इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्थल एक था सुरकोटदा, तो यहाँ से कुछ अस्थियाँ मिली हैं घोड़े के, लेकिन व्यापक रूप से घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलने के कारण ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये घोड़े से परिचित नहीं थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1 और 3 गलत है, केवल 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। पहला है कि कर्म को विनिश्चित करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। सेकंड कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो आत्मा होती है। थर्ड कह रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए ऑप्शन है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2 और 3, सी कह रहा है केवल 1 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 दोनों सही, तीनों सही है। इसमें पहला में क्या था कि जैन सिद्धांत के अनुरूप है, तो कर्म के विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा था कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। थर्ड कह रहा है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसका तीनों आंसर जो है वो जैन सिद्धांत के अनुरूप है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। 2 कह रहा है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। थर्ड कह रहा है कि एलोरा में जो मंदिर है वो गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए में केवल 1, बी कह रहा है केवल 2 और 3, सी कह रहा है केवल 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, तो ये गलत है।
सबसे प्राचीन अपशिष्ट सबसे प्राचीनतम अपशिष्ट शैलकृत गुफाएं कौन सा है? जो बड़ावर जो बिहार में के बड़ावर में है, बरावर बिहार में जो है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो अशोक के काल में बना था, यानी कि एक जो है वो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। तो आजीविकों के लिए बनाया गया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा न बनवाकर अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसमें क्या हो जाएगा? अशोक, तो यानी ये भी गलत हो गया। थर्ड कह रहा है कि एलोरा में विभिन्न गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3। अब इसमें देखिए कि जैसे एलोरा की जो गुफाएं हैं, इसमें कितने टोटल कितने गुफाएं थे? सबसे पहले था कि इसको बनवाया किसने था? तो इसको राष्ट्रकूट द्वारा बनवाया गया था। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट द्वारा बनवाई गई थी। कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। उसके बाद इसका निर्माण कब हुआ था? तो 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी से के बीच हुआ था राष्ट्रकूट द्वारा, तो बता दिए। इसमें टोटल कितनी गुफाएं हैं? इसमें टोटल 34 है, जिसमें देखिएगा कि जैसे 1 से 12 जो है, एक सेकेंड, टोटल 34 है, जिसमें 1 से 12 जो है वो किसके लिए है? तो 1 से 12 हो गया आपका बौद्धों के लिए, बौद्ध के लिए। उसके बाद आ जाइए 13 से 29 जो है वो हिंदू के लिए है। उसके बाद 30 से 34 जो है वो जैन के लिए है। यानी कि एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेन सांग ने तत्कालीन भारत की समान दशाओं और संस्कृतियों का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक कह रहा है कि सड़क और नदी मार्ग लूटमाट से पूरी तरह सुरक्षित थे। 2 कह रहा है कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। थर्ड कह रहा है कि व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए में कह रहा है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2 और 3, सी कह रहा है केवल 1 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे पहला में है कि सड़क और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह सुरक्षित है, तो ये गलत है, क्योंकि इसने सड़कों, जैसे ह्वेन सांग जो था, इसने बताया था कि सड़कों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं कहा, क्योंकि वह स्वयं भी लूट का शिकार दो बार स्वयं हो चुका था। इसलिए बोला कि लूटपाट, ये सड़क और नदी मार्ग लूटपाट से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे, यानी ये गलत हो जाएगा। तो 1 कटा 1 कटा 1 कटा, यानी केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। कि जैसे जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न था, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। थर्ड कह रहा के व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था, और इसी के बारे में कहा था कि जिससे राजाओं को पर्याप्त धन प्राप्त होता था और उसी से राजपाट चलता था। इसमें एक चीज और देख सकते हैं, जैसे कि ह्वेन सांग के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। तो सबसे पहले हो गया कि ह्वेन सांग किसके काल में आया था? तो हर्ष के काल में आया था, 7वीं सदी में। उसके बाद है कि इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था ह्वेन सांग को। साथ ही ये 5 वर्ष नालंदा में रहा था, ऐसे भी पूछ सकता है। इसने हर्षवर्धन के काल में आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त किया था। इसकी यात्रा विवरण का नाम क्या है ह्वेन सांग का? देख सकते हैं, जैसे CU की नाम था, इसके यात्रा विवरण का नाम था CU और की। साथ ही इसके बारे में और समझ सकते हैं कि जैसे शूद्रों को कृषक कहा था, जो शूद्र थे उन्हें इन्होंने क्या कहा? कृषक। साथ ही बताया कि हर्ष को वैश्य जाति का बतलाया था। साथ ही उसके हर्ष के कर्तव्य पर उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखा कि हर्ष अच्छे राजा थे। इसके अलावा इसने हर्ष के काल में जो आयोजित हुआ था कन्नौज की धर्म संसद सभा, कन्नौज में उसकी अध्यक्षता की थी तथा प्रयाग में 6ठी महामोक्ष परिषद में भी भाग लिया था ह्वेन सांग ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। कौन सा एक कथन जो है उस सर्वोत्तम रूप से इसका वर्णन करता है त्रिभंग मुद्रा का? तो पहला है कि एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा बकरीय रूप मुद्रा में होती। बी कह रहा है कि मुख अभिव्यंजनाएं, हस्त मुद्राएं एवं असज्ज कतिपय महाकाव्य अथवा ऐतिहासिक पात्रों को प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए संयोजित की जाती है। सी कह रहा है कि देह, मुख एवं हस्तों की गति का प्रयोग स्वयं को अभिव्यक्त करने अथवा एक कथा कहने के लिए किया जाता है।
डी कह रहा है कि प्रेम एवं श्रृंगार की अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए मंद स्मृति, थोड़ी वक्र, कटी एवं कतिपय हस्त मुद्राओं पर बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा आपका ए, कि एक पाँव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा बकरीय रूप में होती है त्रिभंग मुद्रा में। इसमें से आप समझ सकते हैं कि इसमें शरीर का आकार जो है एस आकार जैसा लगता है, और जो कृष्ण भगवान थे जो इसी मुद्रा में बांसुरी बजाते हैं, इसलिए इन्हें त्रिभंग मुरारी कहा जाता है। त्रिभंग मुरारी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। पहला है अजंता की गुफाएं, दूसरा लेपाक्षी मुद्रा, तीसरा है सांची स्तूप। उपर्युक्त स्थलों में से कौन से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन है केवल 1, बी कह रहा है केवल 1 और 2, सी कह रहा है 1, 2 और 3, डी कह रहा है नन ऑफ द एबव। इसमें कौन सा है जो भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो इसमें अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है, जबकि लेपाक्षी मुद्रा नहीं जाना जाता है, और सांची का जो स्तूप है वो भी भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है, तो केवल 1 और 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय इतिहास के कला और संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ कि मूर्ति कला का प्रसिद्ध कार्य और दूसरे तरफ स्थल है। तो पहला कह रहा है कि कई लोगों के साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिकृति, जिसमें ऊपर कई दिव्य संगीतकारों और नीचे उनके अनुयायियों को दुखद आकृतियां हैं। तो क्या ये अजंता में है? दूसरा कह रहा है कि देवी पृथ्वी की गहरी और विष श्रृंखला जल से बचाए हुए चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के बराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा, इसमें स्थल क्या माउंट आबू में है? तीसरा कह रहा है कि अर्जुन की तपस्या गंगा का अवतरण विशाल शिलाखंड की सतह पर गढ़ी गई प्रतिमा, तो ये क्या मामलपुरम में है? तो इसमें बताना है कि कौन सा मेल खाता है। ए में कह रहा है केवल 1 और 2, बी कह रहा है केवल 3, सी कह रहा है केवल 1 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। 1 और 3 तो सही है, जबकि दूसरा में कह रहा है कि देवी पृथ्वी की गहरी और विश्रृंखल जल से बचाते हुए चट्टान पर उकेरी गई विष्णु की बराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा, तो माउंट आबू में नहीं है, ये भी मामलपुरम में ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 1 और 3। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थस्थल दिया हुआ है, एक तरफ अवस्थान दिया हुआ है। तो पहला है कि टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी, दूसरा है लहोत्सव लहांग मंदिर नक्को जास्कर घाटी, तीसरा है अल्बी मंदिर संकुल लद्दाख। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? ए में कह रहा है केवल 1, बी कह रहा है केवल 2 और 3, सी कह रहा है केवल 1 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला में हो जाएगा टाबो मठ और मंदिर संकुल, तो ये तो स्पीति घाटी में है, लेकिन दूसरा जो है जैसे लहोत्सव लखांग मंदिर नक्को, तो ये कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में है। जबकि जास्कर घाटी कहाँ पड़ता है? आपका J&K जम्मू कश्मीर में, तो ये गलत हो गया ये स्थल। तीसरा कह रहा है कि अल्बी मंदिर संकुल लद्दाख में, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3। इसमें कुछ और मठ आप देख सकते हैं, जैसे पहला हो गया थिकसे मठ, तो थिकसे का मठ कहाँ पड़ता है? तो ये लद्दाख में है, लद्दाख। उसी तरह पूछ देता है कभी कभी हेमिस, तो हेमिस भी लद्दाख में है। साथ ही पूछ देता है कभी कभी रूमटेक, तो रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक सिक्किम। चौथा में जैसे एक देख लीजिएगा, जैसे तवांग पूछ देता है, तवांग कहाँ पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश। उसी तरह पूछ देता है कभी कभी बोधिमंडा बिहार, तो बोधिमंडा बिहार आपका बोधगया बिहार में है। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।